तो बेटे हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। और कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों में अब तक हमने करी है कुल 4 विधि, और आज हमें डिस्कस करनी है 5वीं विधि। और आज की हमारी जो विधि है उसका नाम है प्रभाजी आसवन। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, नंबर 5 डाल के प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कह सकते हो। तो इस विधि में सबसे पहले तो इस डायग्राम को तो बाद में देखना, आप पहले मेरी बातें समझो। प्रभाजी आसवन विधि से पहले हमने पढ़ी थी साधारण आसवन विधि। और साधारण आसवन विधि 2 जगह अप्लाई हो सकती है। उनमें से पहली जगह तो यह है कि मान लो आपके पास एक वाष्पशील द्रव है और उसमें कुछ घुली हुई हैं अवाष्पशील अशुद्धियां। तो वाष्पशील द्रव और उसकी अवाष्पशील अशुद्धियों को अलग अलग करने के लिए, उन्हें पृथक करने के लिए हम साधारण आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा साधारण आसवन विधि का प्रयोग हमने किया था तब जब 2 द्रव हैं और उन दोनों द्रवों के क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से ज्यादा का अंतर है। यदि दोनों के क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से ज्यादा का अंतर है तो उन दोनों द्रव को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम साधारण आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पर आज हमारे पास है प्रभाजी आसवन विधि। तो सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि सर प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग कैसे कार्बनिक यौगिकों के शोधन में किया जाता है। तो ध्यान से समझना, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब 2 द्रव हैं, आपस में उन्हें मिला रखा है और उनके क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से कम का अंतर है। तो उन दोनों द्रवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है कि प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग कब किया जाता है। तो यहां हम लिखेंगे 2 द्रवों के क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से कम का अंतर, 40 डिग्री सी से कम का अंतर होने पर 2 द्रवों के क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से कम का अंतर होने पर उनका पृथक्करण, यानी उन्हें एक दूसरे से अलग करना, उनका पृथक्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यदि 2 द्रव आपके पास हैं और उन द्रवों को आपस में मिला रखा है और उनके क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से कम का अंतर है। कितना अंतर है? 2 द्रवों के क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से कम का अंतर होने पर उनका पृथक्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। यदि उनके क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से ज्यादा का अंतर होता फिर तो हम साधारण आसवन विधि का ही प्रयोग कर लेते। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये होता है कि सर इस विधि का सिद्धांत क्या है। इस विधि का सिद्धांत क्या है? तो एक हेडिंग लिख लो आप, सिद्धांत। देखो सिद्धांत बताता हूं कि यह विधि कौन से सिद्धांत पर काम करती है, इसकी थ्योरी क्या है। देखो क्या समझना है, आपको समझना है कि मान लो आपके पास 2 मिश्रणीय द्रव हैं, 2 द्रव हैं जो आपस में मिले हुए हैं, कार्बनिक द्रव हैं मान लो दोनों। तो उनका जो मिश्रण है उस मिश्रण का क्वथनांक ज्यादातर कहाँ होता है? दोनों द्रवों के क्वथनांकों के बीच में। मान लो एक का क्वथनांक 100 डिग्री सी है या 80 डिग्री सी है एक द्रव का क्वथनांक, और दूसरे द्रव का क्वथनांक है 110 डिग्री सी, या मान लो 100 डिग्री सी मान लो। ठीक है, तो यदि उनका क्वथनांक 80 और 100 डिग्री सी है तो उन दोनों को जब आप आपस में मिलाओगे तो मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होके आएगा उस मिश्रण का क्वथनांक 80 और 100 या 80 और 110 के बीच में होगा। समझ रहे हैं ना आप?
तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। और जब उस क्वथनांक पे आप उस मिश्रण को गर्म करोगे ना, जो उस मिश्रण का क्वथनांक आया है दोनों के क्वथनांक के लगभग बीच में, क्या उसके बीच में ही होगा। वो डिपेंड करता है कि पहले द्रव की और दूसरे द्रव की मात्राएं कितनी है, यानी वे किस अनुपात में आपस में मिलाए गए हैं। तो यदि आपका जो भी उनका क्वथनांक आपका आया है 80 और 110 के बीच में, जो भी क्वथनांक आया है, उस क्वथनांक पे आप जैसे ही गर्म करोगे, उस टेम्परेचर पे जैसे ही गर्म करोगे उस मिश्रण को, तो वो मिश्रण वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। उसमें पहला द्रव भी जाएगा उड़ के और दूसरा भी, पर उस द्रव की मात्रा ज्यादा होगी उन वाष्पों में जिसका क्वथनांक कम होगा। जैसे यहां एक एग्जांपल देखो, यहां हमने इस फ्लास्क में दो चीज भर रखी हैं, ए और बी। ए है बेंजीन, बी है टोलुइन। ए का क्वथनांक 80 डिग्री सी है और बी का है 110 डिग्री सी। तो यदि मैं कहता हूं कि आप इसे गर्म करो फ्लास्क को, तो फ्लास्क में से जो वेपर्स उड़ेंगी, जो वाष्प उड़नी शुरू होंगी, वे ज्यादा मात्रा में तभी उड़ेंगी जब इस मिश्रण के क्वथनांक तक आप इसे गर्म कर दोगे। और जो में वाष्प उड़ेंगी ना, उन वाष्पों में ए भी होगा और बी भी, दोनों पदार्थ होंगे, पर ज्यादा कौन होगा? वो ज्यादा मात्रा में होगा, उसका प्रभाज ज्यादा होगा। प्रभाज माने हिस्सा, फ्रैक्शन, भाग। वो प्रभाज ज्यादा मात्रा में होगा जिसका क्वथनांक कम है। यहां ए का क्वथनांक यानी बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सी है, बी का क्वथनांक यानी टोलुइन का क्वथनांक 110 डिग्री सी है। तो जब इसकी भाप उड़ेगी ना, यहां से जब आप गर्म करोगे और इसकी वाष्प उड़ेगी, तो उस वाष्प में पक्की बात है कि ए की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। और जैसे जैसे भाप उड़ती चली जाएगी, आपको पता है उस भाप में ए ज्यादा होगा और बी कम होगा। तो यूं बताओ कि इस मिश्रण में ए की मात्रा या ए का अनुपात घटता जाएगा, और जितना इस मिश्रण में ए का अनुपात घटेगा, इसका क्वथनांक उतना बढ़ेगा, क्योंकि जिसका क्वथनांक कम था वो ए था, और ए की मात्रा इसमें घटती जा रही है क्योंकि ए ज्यादा उड़ रहा है। और बी की मात्रा, इसमें मात्रा का मतलब अनुपात है, यहाँ बी का परसेंटेज या अनुपात बढ़ता जा रहा है। बताओ समझ में आई क्या बात? तो इस सिद्धांत पर काम करता है। क्या बताया मैंने आपको बताया कि दो द्रव हैं और उनके मिश्रण का क्वथनांक लगभग उनके बीच में होता है। दो मिश्रणीय का मतलब जो मिल जाते हो, घुल जाते हो आपस में, जैसे दोनों कार्बनिक द्रव हैं। दो मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक, दो मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक प्राय का मतलब ज्यादातर, उनके क्वथनांकों के बीच में होता है। उनके क्वथनांकों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में हमने ए और बी दो द्रव लिए, आपस में घोल रखे हैं, मिश्रणीय हैं। इसका क्वथनांक 80 है, इसका 110 है। तो ये जो मिक्सचर यहाँ तैयार हुआ ना, उस मिश्रण का क्वथनांक 80 और 110 के बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तथा उस ताप का मतलब जो मिश्रण का क्वथनांक आया है, उस ताप की बात कर रहे हैं हम। उस ताप पर गर्म करने से प्राप्त होने वाली वाष्पों में भाई दोनों चीज उड़ेंगी, ए बी बी बी। प्राप्त होने वाली वाष्प में उस द्रव का प्रभाज अधिक होता है। प्रभाज माने हिस्सा, भाग या प्रतिशतता भी आप कह सकते हो। उस द्रव का प्रभाज अधिक होता है
उस द्रव का प्रभाज अधिक होता है। बताओ कौन से द्रव की मात्रा ज्यादा होगी, बताओ। जब ये गर्म करने पर उड़ेगा मिश्रण भाप बनके, तो कौन से द्रव की मात्रा ज्यादा होगी? जिसका क्वथनांक, दोनों द्रवों में से जिस द्रव का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, कम होता है। ध्यान रखना इस चीज को। यदि आपने दो द्रव आपस में मिलाए हैं और आप देख रहे हो कि उनका क्वथनांक क्या होगा मिश्रण का, तो दोनों द्रवों के क्वथनांकों के बीच में होगा, ज्यादातर ऐसा ही होता है। और जब उस क्वथनांक पे आप मिश्रण को गर्म करोगे तो ए और बी दोनों द्रव उड़ेंगे, पर ए और बी में से वो द्रव ज्यादा मात्रा में उड़ेगा और ज्यादा ऊर्जा के साथ भी उड़ेगा जिसका क्वथनांक कम होगा दोनों द्रवों में से। ठीक है, जैसे यहाँ ए का क्वथनांक कम है तो ए ज्यादा मात्रा में उड़ेगा। और जितना ज्यादा आप इसे भाप में बदलते रहोगे, जो मिश्रण यहाँ बचेगा उसका क्वथनांक बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा, क्योंकि इसकी मात्रा तो घटती जा रही है और इसकी अनुपात इसका बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्वथनांक 80 से 110 की तरफ होता रहेगा, मिश्रण का क्वथनांक बढ़ता रहेगा। तो यहां हम लिखेंगे इसके साथ साथ, यानी ये जो प्रोसेस हो रही है ना, जो अभिक्रिया हो रही है, इसके साथ साथ मिश्रण का क्वथनांक, मिश्रण का क्वथनांक भी क्या लिखें बेटे? बढ़ता है। तो इस थ्योरी पर काम करता है हमारा मेथड, ये इस थ्योरी पर काम करता है। ध्यान रखना आप कि जब दो द्रवों को आपस में मिलाया आपने, दोनों ऐसे द्रव हैं जो मिल जाते हैं आपस में, तो उस मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांकों के कहीं बीच में होता है। और जब आप इस मिश्रण को गर्म करोगे और इसकी भाप बननी शुरू होगी, वाष्प में बदलना शुरू होगा मिश्रण, तो उस वाष्प में दोनों चीज होंगी, ए भी होगा और बी भी होगा, पर ज्यादा मात्रा में वो द्रव होगा जिसका क्वथनांक कम है और कम मात्रा में ये द्रव होगा। और जैसे जैसे उड़ेगा इसमें से वाष्प, इसमें बी का अनुपात बढ़ेगा, जिसके कारण इसका क्वथनांक भी धीरे धीरे क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा, मिश्रण का क्वथनांक। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं विधि बताता हूं आपको। पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब देखो, अब हमें सीखनी है विधि। अब विधि को सीखने के लिए हेडिंग लिख लो आप, विधि हेडिंग लिखो। विधि को सीखने के लिए आपको इस चित्र को देखना पड़ेगा। चित्र को देखो ध्यान से जरा। इस चित्र में आपको सबसे नीचे नजर आ रहा है एक बर्नर, देख रहे ना आप? ऐसा ही चित्र मैंने आपको इससे पिछले टॉपिक में भी बनवाया था, साधारण आसवन विधि में। उस चित्र में और इस चित्र में केवल एक अंतर है। देखो जरा, आप पहचान पा रहे हैं क्या अंतर है? फिर मैं आपको बताता हूं क्या अंतर है। हेडिंग लिख लो आप, विधि। आया समझ में क्या अंतर है? हेडिंग लिखो, विधि। देखो, बर्नर है, ये हमारे पास है तेल उष्मक यानी ऑयल बाथ, और तेल उष्मक के ऊपर रख रखा है फ्लास्क। फ्लास्क में हमारे पास दो पदार्थों का मिश्रण है, ए और बी का। इनके नाम मैंने लिख दिए, बेंजीन और टोलुईन। ए का क्वथनांक 80 डिग्री सी है, बी का 110 है। तो मिश्रण का क्वथनांक कहीं 80 और 110 के बीच में होगा। इसके ऊपर जो ये हमने बना रखे हैं, ये जो निकास नली है, इस निकास नली में बीच में बहुत सारे बल्ब बना रखे हैं हमने। इस विशेष व्यवस्था को, जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, इस विशेष व्यवस्था को ही हम कहते हैं प्रभाजक स्तंभ। क्या कहते हैं? प्रभाजक स्तंभ। और प्रभाजक स्तंभ की खासियत यह होती है
कि ये एक तरीके से एयर कंडेंसर का काम करता है, वायु संघनित्र का काम करता है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़। एक तो दौड़ सिंपल है, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, ऐसी होती है ना। पर एक होती है बाधा दौड़, और बाधा दौड़ की खासियत ये होती है कि उसमें रास्ते में रुकावटें होती हैं बहुत। कहीं जंप मारना है, कहीं पानी के अंदर से दौड़ना है, कहीं रेत के अंदर से दौड़ना है, ठीक है, इस तरह। तो इसी तरीके से ये जो प्रभाजक स्तंभ है, ये बिल्कुल वाष्प के लिए एक प्रकार की बाधा दौड़ है। तो इस प्रभाजक स्तंभ से केवल उस वाष्प को आर पार जाने का मौका मिलेगा, इसके आर पार निकलने का मौका मिलेगा जिस वाष्प में ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। और जो वाष्प ऐसी है कि उसके कणों में, अणुओं में कम ऊर्जा है, वो वाष्प या तो इधर या तो इधर, नहीं तो यहां, नहीं तो यहां, नहीं तो यहां, कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता बदलेगी। और यदि यहां आ गई तो हवा के संपर्क में आके वो वाष्प हो जाएगी ठंडी, और ठंडी होके हो जाएगी संघनित, और संघनित होके हो जाएगी द्रवीभूत, और द्रवीभूत होके वापस इसमें ही गिर जाएगी आगे। तो जब मैंने आपको बताया कि आपके पास बेंजीन और टोलुइन है, बेंजीन का क्वथनांक 80 है, टोलुइन का 110 है, मिश्रण का कुल क्वथनांक 80 और 110 के बीच में होगा। जब आप मिश्रण को गर्म करोगे, भाप बन के उड़ेगी इसमें से वाष्प। उस वाष्प में जो ए की वाष्प होगी, जिसका क्वथनांक कम है, ए की वाष्प ज्यादा मात्रा में होगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ए की वाष्प में ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ज्यादा ऊर्जा होगी तो ए की वाष्प इस पूरे प्रभाजक स्तंभ को पार कर सकती है, और पार करके यहाँ जल संघनित्र लगा हुआ है, उसमें वो वाष्प ठंडा होती रहेगी, और ठंडा होकर यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, बूंद बूंद गिरती रहेंगी ए की, ठीक है। जबकि उस वाष्प में बी की भी, यानी टोलुइन की भी भाप होगी, पर टोलुइन की वाष्प जो होगी उसमें ऊर्जा होगी कम, कम एनर्जी वाला टोलुइन का वेपर्स होंगे यहाँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि बी इस पूरे प्रभाजक स्तंभ को पार नहीं कर पाएगी, बी की वाष्प यानी टोलुइन की वाष्प। और जब प्रभाजक स्तंभ को पार नहीं कर पाएगी तो वो इन बल्ब में, जो एक प्रकार के वायु संघनित्र हैं, एयर कंडेंसर हैं या प्रभाजक स्तंभ हैं, इनके कारण संघनित होकर द्रवीभूत हो जाएगी, और बी की वाष्प द्रवीभूत होकर द्रव में बदलकर यहीं गिरती रहेगी वापस फ्लास्क में। तो आप देखोगे कि जब आप इसे लगातार गर्म कर रहे, तो यहां जब बूंद बूंद गिरनी शुरू होती है ना, तो समझ जाओ आपका यहां जो इकट्ठा हो रहा है वो ए यानी बेंजीन इकट्ठा हो रहा है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना कि बेंजीन यहां इकट्ठा होता जा रहा, वैसे वैसे इसे तो लगातार आपने बर्नर को तो जला रखा है, तो थर्मामीटर में आप चेक करोगे, जैसे जैसे यहाँ बेंजीन गिरता चला जाएगा, ए गिरता चला जाएगा, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता रहेगा, वैसे वैसे यहाँ भाप जो है ना उसका ताप भी बढ़ता रहेगा। ये थर्मोमीटर लगा रखा ना हमने ऊपर, इसका ताप बढ़ता रहेगा। और जितना आप यहाँ ए को इकट्ठा करोगे, इसकी मात्रा जितनी यहाँ बढ़ेगी और यहाँ से जितनी घटेगी, उतना ही थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर क्या होगा, यहाँ बूंद गिरनी बंद हो जाएंगी ए की यानी बेंजीन की, ठीक है। जब बूंद गिरनी बंद हो जाएंगी, इसे उठा के रख दो और इस पे लेबल लगा दो बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन। अब आप एक नया फ्लास्क रखो, यहाँ कोनिकल फ्लास्क नया, ग्राही नया रखो या ग्राहक पात्र नया रखो। नए ग्राहक पात्र में आपको क्या करना है, तब तक गर्म करना है, इसे गर्म करते रहो करते रहो। कुछ देर तक क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे बूंदे गिरेंगी। टेम्परेचर जो है जब 110 के आसपास आ जाएगा, तब आप यहाँ उस बीच वाला फ्लास्क जो दूसरे नंबर पे रखा था उसे हटा के एक तरफ रखो, और तीसरा फ्लास्क रखो यहाँ। तीसरा फ्लास्क जब रखना है जब टेम्परेचर 110 के पास आ जाए। अब उस तीसरे फ्लास्क में क्या इकट्ठा होगा, टोलुइन, ठीक है। क्योंकि जब टोलुइन 110 डिग्री सी पर उड़ेगा ना, तो अब उस टोलुइन की वाष्प में
कम ऊर्जा नहीं होगी, अब उसमें ज्यादा ऊर्जा होगी, और ज्यादा ऊर्जा होगी तो वो प्रभाजक स्तंभ को आसानी से पार कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां सवाल ये आता है बच्चों के दिमाग में कि सर पहले फ्लास्क में हमने ए यानी बेंजीन इकट्ठा कर लिया, तीसरे फ्लास्क में हमने बी यानी टोलुइन इकट्ठा कर लिया पर जो बीच में आपने दूसरा फ्लास्क रखवाया था, वो क्यों रखवाया था वो इसलिए रखवाया था क्योंकि उस दूसरे फ्लास्क में संभावना होती है कि थोड़ा बहुता शायद ए भी आ जाएगा। तो दूसरा फ्लास्क वेस्ट है, वो एक ऐसे टेम्परेचर का फ्लास्क है जिस टेम्परेचर पर शायद कुछ बचा हुआ ए भी उड़ रहा हो और बी भी उड़ रहा हो, तो हमें शुद्ध अवस्था में चाहिए ए और बी, इसलिए हमने तीसरा फ्लास्क रखा है बी को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए यानी टोलुइन को। बताओ समझ में आया क्या मेथड? अब लिखते हुए और ज्यादा समझ में आएगा। हमने क्या करना है कि चित्र के अनुसार मिश्रण को लेना है फ्लास्क में। लिखो यहां चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार एक फ्लास्क में फ्लास्क की जगह आप गोलपेंदी वाला फ्लास्क भी लिख सकते हो। मिश्रण, चित्र के अनुसार तो सारे इसके पार्ट्स लिख ही दोगे आप। मिश्रण को लेकर गर्म करते हैं, और गर्म इसे धीरे धीरे करना है, ध्यान रखना। मतलब ऐसे नहीं गर्म करना कि आप बहुत तेज फ्लेम कर दो इसकी, धीरे धीरे गर्म करो जिससे इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़े और ए को पूरा मौका मिले उड़ के भागने का। यदि आपने बहुत तेजी से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो ए तो पूरा उड़ नहीं पाएगा और बी उड़ना शुरू हो जाएगा पूरी एनर्जी के साथ। तो हमें धीरे धीरे गर्म करना चाहिए इस फ्लास्क को, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। चित्र के अनुसार एक फ्लास्क में मिश्रण को लेकर गर्म करते हैं जिससे बनने वाली वाष्पों में ए की मात्रा, ए क्या है? वो द्रव है जिसका क्वथनांक कम था। ए की मात्रा व ऊर्जा भी यहीं लिख देता हूं, मात्रा व ऊर्जा अधिक होती है। ए की मात्रा, ए ज्यादा मात्रा में भी उड़ेगा, ऊर्जा भी ज्यादा होगी ए की वाष्प के अंदर। ठीक है, वाष्पों में ए की मात्रा व ऊर्जा अधिक होती है जिसके कारण ए की वाष्प प्रभाजक स्तंभ को पार कर जाती है। प्रभाजक स्तंभ को पार कर जाती है तथा फिर प्रभाजक स्तंभ को तो पार कर जाएगी, फिर क्या होगा बताओ? तथा फिर संघनित्र द्वारा द्रवित होकर शुद्ध ए यानी शुद्ध अवस्था में पदार्थ ए जो है, द्रव ए है, ग्राही में एकत्र होता रहता है। तो ग्राही में
ए एकत्र होता रहेगा बहुत देर तक, ठीक है। जबकि बी की वाष्प की मात्रा व ऊर्जा कम होने के कारण वह का मतलब बी की वाष्प है, वह प्रभाजक स्तंभ द्वारा, भाई प्रभाजक स्तंभ को जब पार नहीं कर पाएगी तो प्रभाजक स्तंभ उसे द्रवीभूत कर देगा। प्रभाजक स्तंभ द्वारा द्रवित होकर पुनः फ्लास्क में गिरती रहती है, पुनः फ्लास्क में गिरती रहती है। तो क्या होगा, सिर्फ ए ही पहुंच पाएगा ग्राहक पात्र तक। ग्राहक पात्र तक कौन पहुंच पाएगा? ए, ठीक है। अब इस क्रिया के दौरान क्या होगा, यहां जो है क्वथनांक इसका बढ़ेगा लगातार, इसका क्वथनांक बढ़ेगा, वहां पारे का जो लेवल है वो बढ़ेगा, थर्मामीटर में ताप बढ़ेगा। इस बात को मैं लिख देता हूं। इस प्रक्रिया के दौरान, कौन सी प्रक्रिया के दौरान? जब यहां ए गिरता जा रहा है, शुद्ध अवस्था में ए हमें प्राप्त होता जा रहा है, इस प्रक्रिया के दौरान मिश्रण का क्वथनांक पहले 80 और 110 के बीच में था, जहां भी था वहां से थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। मिश्रण का क्वथनांक क्या लिखेंगे इस प्रक्रिया के दौरान? मिश्रण का क्वथनांक बढ़ता रहता है, मिश्रण का क्वथनांक बढ़ता रहता है, मिश्रण का क्वथनांक बढ़ता रहता है तथा थर्मोमीटर में पारे का तल भी बढ़ता रहता है। थर्मोमीटर में पारे का तल भी बढ़ता रहता है। जल्दी से पॉज करके लिखो अब आप, फिर इसके बाद लिखवाऊंगा। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब लगातार आप इसे गर्म करते जा रहे धीरे धीरे, तो मिश्रण का क्वथनांक भी बढ़ता जा रहा और थर्मोमीटर में जो पारे का तल है वो भी बढ़ता जा रहा। यानी अब जो वाष्प उड़ रही है उस वाष्प का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखोगे कि ग्राहक पात्र में यानी ग्राही में बूंदें गिरनी बंद हो जाएंगी यहां इस जगह। और जब बूंदें गिरनी बंद हो जाएंगी ना, तो लगभग आप इस बात को समझ लोगे कि ए पदार्थ जितना था मिश्रण में वो हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और जब बूंदें गिरनी बंद हो जाएंगी तो ग्राही को आप हटा लोगे, वो आपको शुद्ध अवस्था में ए प्राप्त हो चुका है, ठीक है। देखो यहां से लिखते हैं, कुछ समय
बाद ग्राही में, कुछ समय बाद ग्राही में बूंदें, ग्राही में बूंदें गिरनी बंद हो जाती हैं। बूंदें गिरनी बंद हो जाती हैं। अतः द्रव ए शुद्ध अवस्था में, द्रव ए शुद्ध अवस्था में, द्रव ए शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो चुका होता है, प्राप्त हो चुका है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो चुका है। अब आप इस फ्लास्क को अलग रख दोगे, इसके ऊपर लेबल लगा दोगे शुद्ध अवस्था में ए यानी बेंजीन। अब दूसरा ग्राही रखते हैं। अब दूसरा ग्राही रखते हैं तथा मिश्रण को यानी फ्लास्क को, मिश्रण को गर्म करते रहते हैं। थर्मोमीटर में कुछ समय के लिए, थर्मोमीटर में कुछ समय के लिए ताप स्थिर भी हो जाता है। भाई ए जब तक उड़ रहा था टेम्परेचर यहां बढ़ता जा रहा था। अब एक समय ऐसा आया ना तो ए उड़ रहा है, ए उड़ चुका है सारा और बी उड़ नहीं रहा है, तो वहां भाप ही नहीं पहुंच रही। और जब वहां भाप नहीं पहुंच रही तो उसका पारा कैसे ऊपर उठेगा, वो गर्म कैसे होगा। तो इसलिए लिखा मैंने थर्मोमीटर में कुछ समय के लिए ताप क्या हो जाता है, स्थिर, यानी पारा स्थिर हो जाता है, पारे का लेवल हो जाता है। परंतु जैसे ही पारे का जैसे ही पारे का तल ऊपर उठता है तथा ग्राही में बूंदें दोबारा गिरनी शुरू हो जाए, ग्राही में बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं, ग्राही में बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आपको लगेगा ना कि दोबारा बूंद गिरनी शुरू होगी और लेवल उठ गया पारे का, तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत तीसरा ग्राही, नया फ्लास्क रखना आपको, तीसरा ग्राही रखकर इसी प्रकार, अब क्या आ रहा होगा वहां बताओ, बी, द्रव बी को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं।
तो इस तरीके से आपको ए और बी मिल जाएगा शुद्ध अवस्था में। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो आप। अब देखते हैं क्या करना है। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब देखो, ये तो हमारी पूरी विधि होगी। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये जो मैंने प्रभाजक स्तंभ यहाँ लाल रंग का चित्र में बना रखा है ना, रेड कलर से, प्रभाजक स्तंभ, जिसमें आपको बहुत सारे कांच के बल्ब से नजर आ रहे हैं। प्रभाजक स्तंभ जरूरी नहीं कि इसी डिजाइन का हो, अनेक प्रकार के प्रभाजक स्तंभ प्रयोग किए जाते हैं, अनेक प्रकार के। आपकी बुक में जो प्रभाजी आसवन विधि का चित्र दिया होगा, उसमें शायद किसी और डिजाइन का प्रभाजक स्तंभ दिया गया हो। तो प्रभाजक स्तंभ होते हैं कई प्रकार के, जरूरी नहीं कि एक ही डिजाइन के प्रभाजक स्तंभ होंगे हर जगह। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस बात को लिख लो आप, नोट हेडिंग डाल लो। इस विधि में अनेक प्रकार के प्रभाजक स्तंभों का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। ये जो प्रभाजक स्तंभ हैं, ये एक प्रकार के एयर कंडेंसर ही होते हैं, बस जल संघनित्र ही होते हैं, बस यूं समझना। अब इसके उदाहरण देख लो कुछ, कि इस विधि द्वारा किस किस पदार्थ का हम शोधन करते हैं। सबसे पहले जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम कच्चा तेल, ठीक है, तो उसके बहुत सारे प्रभाज होते हैं। पेट्रोलियम से, कच्चे तेल से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, मोबिल ऑयल भी बनता है, पैराफिन मोम भी बनता है, तारकोल भी बनता है, मिट्टी का तेल भी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न प्रभाजों के पृथक्करण में इसका प्रयोग होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरा उदाहरण, बेंजीन कितना क्वथनांक है, वहां लिखा हुआ है चित्र में देखो, 80 डिग्री सी। व टोलुइन का कितना लिख रखा है क्वथनांक, 110 डिग्री सी के मिश्रण का पृथक्करण। यदि बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण आपको दे दिया गया, तो उन्हें भी आप अलग कर सकते हो इसी विधि द्वारा। नंबर 3, मेथेनॉल का क्वथनांक होता है 338 केल्विन। व एसीटोन का क्वथनांक होता है 329 केल्विन। इन दोनों के मिश्रण का पृथक्करण भी हम इसी विधि द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इनके मिश्रण का पृथक्करण भी हम इसी विधि द्वारा कर सकते हैं।
जल्दी से पोज करके लिखो, फिर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। देखो ये जो प्रभाजी आसवन विधि है ना, है तो बहुत बढ़िया विधि, पर इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं हमें, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा प्रैक्टिकल करते हुए। अब वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, वही बातें मैं आपको बताता हूं। देखो आप एक हेडिंग लिख लो, सावधानियां, कि इस प्रैक्टिकल को जब भी आप लैब में करोगे तो कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। बहुत आसान है, सावधानियां एकदम से समझ में आ जाएंगी आपको। हेडिंग लिख लो आप, सावधानियां। कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली बात, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, एकदम से बहुत तेज गर्म नहीं करना है, जिससे ए को पूरा मौका मिले उड़ने का यहां से, ठीक है, वो पूरा अलग हो सके। तो पहली सावधानी तो यह है कि फ्लास्क को धीरे धीरे, फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, एकदम से बहुत तेजी से गर्म नहीं करना चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्यों, क्यों का जवाब मैंने आपको दे दिया। जो कम क्वथनांक वाला पदार्थ है उसे पूरा मौका मिलना चाहिए उड़ने का, जिसके लिए उसे टाइम चाहिए। एकदम से गर्म करोगे तो ए तो पूरा उड़ नहीं पाया और बी ने उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। नंबर 2, दूसरी सावधानी, ग्राही को, जो ग्राही है, ग्राही कह दो या ग्राहक पात्र कह दो, एक ही बात है, यह है ग्राही है, ये बर्तन जिसमें शुद्ध द्रव इकट्ठा होगा, इसे 3 या 4 बार बदलना चाहिए आपको। ग्राही को 3 या 4 बार बदलना चाहिए, 3 या 4 बार बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? 3 या 4 बार इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि आपको पता है ना क्यों बदलना चाहिए। 3 या 4 बार इसलिए बदलना चाहिए, एक तो आपने पहला रखा यहाँ फ्लास्क और उसमें बूंदे एक आधी कोई गिर रही, रेगुलर गिरनी बंद शुरू नहीं हुई अभी, रख लो उसे, फिर जब देखो कि रेगुलर गिर रही है बूंदे फिर उसे हटा दो, पहले वाले को दूसरा नया रख दो। जब तक बूंदे रेगुलर गिरती रहेंगी तब तक दूसरा रख के रखो। जब यहाँ थर्मामीटर में टेम्परेचर हो जाएगा स्थिर, पारे का लेवल स्थिर हो जाएगा तो इसे हटा लो। ये हमने जो दूसरे नंबर पे फ्लास्क रखा है उसमें आपको ए, द्रव ए मिलेगा शुद्ध अवस्था में। जब बूंदे यानी यहाँ लेवल रहेगा फिक्स पारे का और बूंद थोड़ी बहुत ही गिरेंगी तो तीसरा फ्लास्क रखा होगा जिसमें अशुद्ध द्रव इकट्ठा होगा। और जैसे ही यहाँ पारे का तल बढ़ेगा और बूंदे गिरनी शुरू होंगी, उस तीसरे फ्लास्क को भी उठा के एक तरफ रख दो, चौथा रख दो यहाँ। तो कम से कम 3 या 4 फ्लास्क यानी ग्राहक पात्र या ग्राही आपको प्रयोग करने चाहिए। जल्दी से पोज करके लिखो आप, पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि प्रभाजी आसवन विधि आपके समझ में आई होगी जरूर। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।